सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीतास कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में, जिसमें आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं यूजीसी नेट जून 2019 कॉमर्स का जो पेपर है उसके अगले 10 क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला पेपर हम 10 क्वेश्चन सीरीज़ में पूरा कर रहे हैं और इससे पहले 2 वीडियोस आ चुकी हैं इस पेपर की। आज ये इसकी तीसरी वीडियो है। चैनल पे 95 से वो वीडियोस आ चुकी हैं और एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें अपनी तरफ से क्वेश्चन सीरीज़ जो कराई गई है। सारे ही पेपर की क्वेश्चन सीरीज़ ली गई हैं, सारे ही पेपर करवाए गए हैं। तो अगर आप चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ पीछे की वीडियोस को भी देखें। डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से भी जाके वीडियोस देख सकते हैं। अदरवाइज़ यूट्यूब चैनल पे जाके आप चैनल का नेम सर्च करिए, वहाँ पे आपको सारी ही वीडियोस मिलेंगी और सारी ही सीरियल वाइज है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। कोई एक पेपर उठाया गया तो वो पूरा ज़रूर करवाया गया है। तो आप प्लीज़ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए गीतास कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स के साथ। करते हैं आज का स्टार्ट पेपर, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। चैनल से जुड़ के आपको पता लग ही जाएगा कि चैनल कितना इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, कॉमर्स के एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज़ रिलेटेड टू द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। देखिए, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से रिलेट करने वाली कमेटी कौन सी है? वो कमेटी है एन के मित्रा कमेटी, और एन के मित्रा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी अप्रैल 2001 में। ठीक है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से रिलेट करने वाली कमेटी है एन के मित्रा कमेटी। एक वीडियो को आप 2 बार देखेंगे तो अच्छे से सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, काम करते करते आप वीडियोस को ऑन कर सकते हैं और अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं काम के प्रेशर के बीच में भी। सेकंड कमेटी है भगवती कमेटी, क्योंकि अब की बार जो ऑप्शन है अगली बार वो किसी क्वेश्चन का आंसर हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में भी जानना जरूरी है। भगवती कमेटी किस लिए है? भगवती कमेटी बनाई गई थी अनएम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर के लिए। भगवती कमेटी अनएम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर के लिए, ठीक है, बेरोजगारी और सामाजिक कल्याण के लिए बनाई गई थी। एन के मित्रा कमेटी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए। और जी आर वर्मा कमेटी, मुझे कोई कमेटी नहीं मिली, अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे हिसाब से जी आर वर्मा की जगह जी एस वर्मा कमेटी हो सकती है, जो सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर ये वाली कमेटी बनी थी। निर्भया कांड जो हुआ था दिसंबर 2012 में, उसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी 23 जनवरी 2013 को। और 4th नंबर पे कमेटी है एल सी गुप्ता कमेटी। एल सी गुप्ता कमेटी है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के लिए। एल सी गुप्ता कमेटी है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के लिए। फर्स्ट है भगवती कमेटी अनएम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर के लिए। सेकंड है एन के मित्रा कमेटी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए। थर्ड है जी आर वर्मा कमेटी, और फोर्थ है यहाँ पे एल सी गुप्ता कमेटी। एल सी गुप्ता कमेटी है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के लिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 क्वेश्चन जो कि कई बार डिस्कस हो चुका है चैनल पे। देखिए, 2 स्टेटमेंट दी गई है और कहा गया कि इन द कंटेस्ट ऑफ द अबोव टू स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड्स इज करेक्ट। यहाँ कोड दिए गए हैं, बताइए कौन सा कोड करेक्ट है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, जिसमें बोला गया है कि बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। दोनों ही करेक्ट है। अब करेक्ट है तो एक बार पढ़ते क्या है। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि दो क्लोजली रिलेटेड जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल आर नॉट द सेम, कि ये दोनों सेम नहीं है। जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सेम नहीं है, ये दोनों ही डिस्कस की गई हैं। एस्टेट 2018 का जो क्वेश्चन है 134, उसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में बताया गया, और क्वेश्चन नंबर 127 में जॉब इवैल्यूएशन के बारे में बताया गया है। तो वीडियोस ढूंढनी बहुत ही आसान है। एस्टेट 2018 की प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ क्वेश्चन नंबर क्लियरली लिखा हुआ है, वहाँ से आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। वैसे यहाँ भी देखते थोड़ा सा। देखिए, जॉब इवैल्यूएशन होता क्या है, किसी एक पर्टिकुलर जॉब के बारे में फुल टू डिटेल होती है कि उस जॉब को करने के लिए बंदे में कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए, उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, वो किसके लिए लायबल है और कौन उसके लिए लायबल है, और उस हिसाब से उस जॉब की रेम्यूनरेशन कितनी है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, जॉब रैंकिंग भी बोला जाता है। और परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या देखा जाता है, ये एक तरह से बोला जाता है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो होती है उसके बारे में फीडबैक लिया जाता है, उसके साथ काम करने वाले पीयर्स ग्रुप से, उसके सहयोगियों से, उसके एम्प्लॉय से, और जो भी उसके साथ रिलेट करते हैं उन सभी से उसके बारे में फीडबैक लिया जाता है। तो वो होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो दोनों ही अलग अलग चीज़ें होगी हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। और सेकंड स्टेटमेंट है द पर्पस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन इज टू फिक्स द रेम्यूनरेशन एंड अदर रेलिवेंट बेनिफिट्स। बिल्कुल, जॉब इवैल्यूएशन में ये रेम्यूनरेशन को फिक्स किया जाता है और उससे जुड़े हुए, उस जॉब से जुड़े हुए जितने भी बेनिफिट्स हैं उन सभी को जो यहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 23rd क्वेश्चन आपके सामने पेश है। 23rd क्वेश्चन,
देखिए पजलिंग सा क्वेश्चन बना के दे दिया, पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन स्टेज इन ए कस्टमर रिलेशनशिप लाइफ साइकिल। कस्टमर से रिलेशनशिप बना रही है कंपनी और उसका जो लाइफ साइकिल है उसकी कौन सी स्टेज नहीं है। अब आप खुद देखिए, आंसर की में दिया गया कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं है, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप करते टाइम कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा कस्टमर अनोयंस। कस्टमर की चिड़ झुंझलाहट की कोई भी जगह नहीं है कस्टमर रिलेशनशिप के लाइफ साइकिल में, ठीक है। बाकी स्टेजेस होती है, कस्टमर एक्विजिशन इसमें आ जाता है, यानी कि कस्टमर का अधिग्रहण करना है, कस्टमर को इकट्ठा करना है, कस्टमर प्राप्त करना है, कंपनी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये आती है उसकी स्टेज। कस्टमर डेवलपमेंट भी स्टेज आती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी आती है। जो ऑप्शन है वो क्या जो है कस्टमर अनोयंस। देखिए जो 5 स्टेजेस है वो कौन सी होती है, कहीं कहीं पे 4 बताई गई हैं, फर्स्ट को छोड़ दिया गया है, और कहीं कहीं 5 बताई गई हैं। फर्स्ट होती है अवेयरनेस, सेकंड होती है एक्विजिशन, थर्ड होती है कन्वर्जन, फोर्थ रिटेंशन एंड फिफ्थ एडवोकेसी, ठीक है। अवेयरनेस, एक्विजिशन, कन्वर्जन, रिटेंशन एंड एडवोकेसी, ये सारी कस्टमर रिलेशनशिप की लाइफ साइकिल्स हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टैक्स लॉज डोनेशन टू अप्रूव्ड एंड नोटिफाइड एसोसिएशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च इज अलाउड एज, कितना बताया गया है यहाँ पे डोनेशन। देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये जो पेपर था 2019 का पेपर था, तो 2020-21 तक भी जो थी वो परसेंटेज थी 150% ऑफ द डोनेशन, तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट था। लेकिन अब अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 2021-22 के हिसाब से 100% ऑफ द डोनेशन जो है वो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डोनेशन टू अप्रूव्ड एंड नोटिफाइड एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च में कौन सा आंसर अब करेक्ट करना है, 100% ऑफ द डोनेशन। 2020-21 तक अगर पूछ लिया जाए, असेसमेंट ईयर भी यहाँ पे लिख दिया जाए कि फॉर द असेसमेंट ईयर इतना, इनकी 20-21 तक तो ये है 150% ऑफ द डोनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करनी है, थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट दे रखे हैं और यहाँ पे इकोनॉमिस्ट दे रखे हैं, वहाँ से मैच करना है। देखिए सबसे पहले रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दी है, रिस्क को उठाना चाहिए होले, तो ये होले ने दी है, FB होले। सेकेंड है इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, इनोवेशन थ्योरी दी है शुम्पीटर ने, ये होले ने दी थी। रिस्क थ्योरी 1893 में, इनोवेशन थ्योरी है 1934 में, कई बार ईयर भी साथ में दे देते हैं। रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट यानी कि ईयर से भी मैच मेकिंग करना दे सकते हैं। रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जो है FA वाकर ने दी थी, अब यहाँ ईयर जो है वो मुझे नहीं मिला, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फोर्थ है डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जो कि दी है क्लार्क ने, ठीक है, ये 1900 में, सन 1900 में इसने ये वाली थ्योरी दी, डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्लार्क ने दी है। इसके अलावा भी कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं प्रॉफिट की, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो कि दी है मार्शल ने, वेज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट प्रोफेसर तोशिक एंड डेवनपोर्ट ने, अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी प्रोफेसर नाइट ने, और हमारी 8वें नंबर पे थ्योरी है मॉडर्न थ्योरी या परफेक्ट कंपटीशन थ्योरी या डिमांड और सप्लाई थ्योरी। तो ये हैं हमारी 8 थ्योरीज, 8 थ्योरी है प्रॉफिट की, 4 यहाँ दी गई थी, 4 के साथ मैच मेकिंग किया गया है। तो ये थी प्रॉफिट की थ्योरीज जिसको करना था मैच। रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट हॉले ने दी, इनोवेशन थ्योरी शुम्पीटर ने, रेंट थ्योरी वाकर ने, और डायनामिक थ्योरी है क्लार्क की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Promoting team spirit, harmony and unity within the organization is the principle of, ये कौन सा प्रिंसिपल है, देखिए हेनरी फ्यूल्सर के प्रिंसिपल, जो 14 प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, वहाँ से ये 14th नंबर पे जो प्रिंसिपल है स्पिरिट डी कॉर्प, सहयोग की भावना, ये जो यहाँ पे बताई गई हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हैं हमारे 14th प्रिंसिपल की। प्रोमोटिंग टीम स्पिरिट यानी कि टीम डेवलपमेंट की जाती है, यहाँ पे टीम भावना को प्रोत्साहित किया जाता है। हार्मोनी सहयोग, यूनिटी एकता, ये क्या होता है स्पिरिट डी कॉर्प्स यानी कि सहयोग की भावना, हेनरी फ्यूल्सर ने दी है। एस्टेट 2017 के क्वेश्चन नंबर 147 में हमने सारी डिस्कस की थी। और जो सेकंड चैनल है जहाँ पे हम 11th-12th का सिलेबस कर रहे हैं फ़िलहाल, अकाउंटेंसी की बुक से +1 अकाउंटेंसी की बुक से MCQ जो स्टार्ट किए गए हैं, एक बार MCQ ख़त्म हो जाए तो उसके बाद +1 +2 के वो टॉपिक उठाएंगे जो बहुत बार जहाँ से क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो अलग अलग वीडियो में एक बार वो वाले टॉपिक भी करेंगे।
तो ये है हमारा 14th प्रिंसिपल मैनेजमेंट का जो दिया है हेनरी फ्योल्जर ने, स्पिरिट डी कोर्प्स, जो कि टीम स्पिरिट, हार्मोनी एंड यूनिटी पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज़, ये जो 4 कमोडिटी दी गई हैं इसमें से ऐसी कौन सी कमोडिटी है जिसमें क्या होता है, व्हेन ए कंज्यूमर स्पेंड सो मच दैट, जब एक कंज्यूमर खर्चा करता है तो नेगेटिव इनकम इफेक्ट, नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इनकम के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाए या इनकम के कम होने पर डिमांड बढ़ जाए, नेगेटिव ये रिलेशन होता है। ये नेगेटिव इनकम इफेक्ट ओवरवेल्म्स यानी कि हावी हो जाए किसके ऊपर, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के ऊपर, सो एज द अंडरलाइंग डिमांड कर्व इज़ पॉजिटिवली स्लोप। देखिए डिमांड कर्व जब पॉजिटिवली स्लोप हो जाए, पॉजिटिवली स्लोप किस में होता है, गिफ्ट एंड गुड्स में होता है, ठीक है, गिफ्ट एंड गुड्स में, तो गिफ्ट एंड गुड्स है इसका आंसर। जो 4 तरह की गुड्स दी गई हैं, इन्फीरियर गुड्स, सुपीरियर गुड, गिफ्ट एंड गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स, देखिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। इन्फीरियर गुड्स जो होता है इसमें प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों ही क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि जब प्राइस इफेक्ट है तो प्राइस जब बढ़ेगा तो डिमांड हमारी कम हो जाएगी, और जब प्राइस कम होगा तो डिमांड हमारी बढ़ जाएगी, ये नेगेटिव रिलेशन होता है। और इनकम इफेक्ट का भी यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है, इनकम के बढ़ने पर जब डिमांड कम हो जाए या इनकम के कम होने पर डिमांड बढ़ जाए तो ये भी नेगेटिव है। तो प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों ही नेगेटिव होते हैं। इन्फीरियर गुड्स में, सुपीरियर गुड्स में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। और गिवन गुड्स में क्या होता है, प्राइस इफेक्ट तो पॉजिटिव होता है लेकिन इनकम इफेक्ट जो है वो नेगेटिव होता है। अब जो क्वेश्चन था नेगेटिव इनकम इफेक्ट, तो नेगेटिव इनकम इफेक्ट तो 2 ही चीज़ों में होता है, इन्फीरियर में और गिवन गुड्स में। लेकिन जब आगे की पूरी स्टेटमेंट देखें तो वहाँ पे गिवन गुड्स ही यहाँ पे बिल्कुल सही बैठता है। 4th नंबर पे नॉर्मल गुड्स होती हैं, यानी कि जिसका प्राइस तो सेम रहे लेकिन इनकम इफेक्ट पॉजिटिव हो जाए, वो है नॉर्मल गुड्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 क्वेश्चन, यहाँ पे फॉर्मूला मैच मेकिंग करना है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के फॉर्मूले दिए गए हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है कार्ल पियर्सन सर का, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकंड है क्वार्टल डेविएशन से, जो कि दिया है बावले सर ने, Q3 + Q1 - 2m डिवाइडेड बाय Q3 - Q1। और थर्ड है परसेंटाइल से, जो कि दिया है कैली सर ने, कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जिसको बोला जाता है P90 + P10 - 250 डिवाइडेड बाय P90 - P10, ठीक है। परसेंटाइल से है तो कैली सर का, क्वार्टल डेविएशन से है तो बावले सर का, और मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन है तो कार्ल पियर्सन सर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ये जो इवेंट्स दिए गए हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के इवेंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द अबो इवेंट्स। करेक्ट सीक्वेंस जो है वो लेनी है, यानी कि जो नहीं लेना है उसको अलग करना है, और जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर आता है वो अलग करना है, और वो हमें ऑप्शन में से टिक करना है। जो नहीं आता है वो अलग रह जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है? इज़ द कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, एक्सपेक्टेशंस एंड प्रैक्टिसेस। 3 चीज़ों का क्या है? ये कलेक्शन है, जोड़ है, समूह है, वैल्यूज़ का, एक्सपेक्टेशंस का एंड प्रैक्टिसेस का, दैट गाइड एंड इन्फॉर्म द एक्शंस ऑफ ऑल टीम मेंबर्स। यानी कि जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन सभी के काम जो है वो किस तरह से किए जाएंगे उन्हें गाइड करता है, और उन सभी को इन्फॉर्म करता है कि आपको क्या काम करना है, फिर उन्हें गाइड भी करता है। ये आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में। अब फर्स्ट जो है हमारा इवेंट वो क्या है? जो ऑप्शन है वो 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ पे A, B, C और D चारों ही ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के इवेंट हैं। फर्स्ट है कस्टमर ओरिएंटेशन एंड एम्प्लॉय पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ तो आ गई है, यहाँ पे बता दी थी। कस्टमर ओरिएंटेशन क्या होता है? देखिए, कस्टमर ओरिएंटेशन इज़ ए बिजनेस फिलोसफी दैट पुट्स द नीड्स ऑफ द कस्टमर और द नीड्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की नीड से भी ऊपर किसकी नीड को रखा गया है? कस्टमर की नीड्स को। कस्टमर सेटिस्फाई होगा तभी तो बिजनेस सेटिस्फाई होगा और बिजनेस ग्रो करेगा। तो कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट, आज के टाइम में मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो कस्टमर ओरिएंटेशन क्या है? कस्टमर को सबसे ऊपर रखना है। कस्टमर ओरिएंटेशन एंड एम्प्लॉय पॉलिसीज़, ये फर्स्ट इवेंट है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है क्वालिटी ओरिएंटेशन। अब देखिए, क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया गया है, क्वालिटी को भी बेटर बनाने की कोशिश की गई है। डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग स्टाइल्स, ठीक है, डायरेक्ट किया गया है, यहाँ पे मोटिवेटिंग स्टाइल्स को अपनाया गया है। थर्ड जो इवेंट है वो है डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू
सोसाइटी, ये सारा ही ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में आ जाएगा। और फोर्थ है रिएक्शन टू कॉम्पिटिटर्स एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स नेशन, अपने नेशन के लिए आभार प्रकट करना और अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रति रिएक्ट करना, ये भी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में ही आता है। अब जो क्या नहीं आता है वह रोल एम्बिग्यूट्स, यानी कि जो भी भूमिकाएं हैं वो अस्पष्ट हैं, किसी को नहीं पता क्या काम करना है, कैसे करना है। जबकि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में जो प्रैक्टिसेस आती हैं वो क्या करती है, गाइड कर देती है, इन्फॉर्म कर देती है सारे एक्शन सारे टीम मेंबर्स के, किसको क्या करना है। तो ये जो भूमिका की अस्पष्टता है ये जो नहीं है इसका इवेंट। ट्रेड यूनियन भी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के आएंगे और पॉलिसीज़ भी उनकी बाहर से आएंगी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर जो इवेंट्स होते हैं उसमें ये नहीं आएगा। फिफ्थ ऑप्शन नहीं आएगा, बाकी फोर्थ ऑप्शन इसके आंसर हैं जो कि इवेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के। चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे कोटा है पीटर एफ ड्रकर सर का, जो कि हमें पॉइंट आउट करना है। पीटर एफ ड्रकर नोटेड द रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, कि पीटर एफ ड्रकर ने जो सेलिंग और मार्केटिंग यानी कि विक्रय और विपणन की जो संबंध बताया है, रिलेशनशिप बताई है, उसमें ये जो कौन सा कोटा है जिसमें ये बिल्कुल फिट बैठता है, ये सेकंड नंबर का। द एम ऑफ मार्केटिंग इज़ टू मेक सेलिंग सुपरफ्लिशियस, यानी कि मार्केटिंग का उद्देश्य क्या होना चाहिए, सेलिंग को जो विक्रय है उसे अधिक यानी कि अनावश्यक बना देना। ये यहाँ पे प्रूव किया जाता है कि जो सेलिंग है वो अनावश्यक कार्य है, अधिक कार्य है। मार्केटिंग का उद्देश्य क्या होना चाहिए, देखिए मार्केटिंग का उद्देश्य अपने ग्राहक को जानना होना चाहिए। पीटर एफ ड्रकर सर के अकॉर्डिंग ग्राहक को जानना होना चाहिए और फिर ग्राहक की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट और सर्विस को जो है इस तरह से बनाना चाहिए कि वो कस्टमर की जो नीड्स है उसमें बिल्कुल फिट बैठे। सेलिंग जो है वहाँ पे क्या हो जाए, सुपरफ्लिशियस हो जाए। मार्केटिंग का उद्देश्य ये होना चाहिए। तो ये एक कोटा था जो उन्होंने कहा था, ये एज इट इज़ ही पेपर में आता है और इसे एज इट इज़ ही याद करना है कि द एम ऑफ मार्केटिंग इज़ टू मेक सेलिंग सुपरफ्लिशियस। ये थे आज के 30 क्वेश्चन। एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं अपने 10 क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से रिलेट करने वाली कमेटी को चूज़ करना है, वो है एन.के. मित्रा कमेटी। सेकंड में 2 स्टेटमेंट दी गई है, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट थी कि जो भी वैल्यूएशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल दोनों ही सेम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और सेकंड था कि जो भी वैल्यूएशन का जो पर्पस है वो क्या होना चाहिए, रेम्यूनरेशन को फिक्स करना और जितने भी रेलिवेंट बेनिफिट हैं उनको डिसाइड करना। ये भी करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर की के अकॉर्डिंग गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन स्टेज इन ए कस्टमर रिलेशनशिप लाइफ साइकिल। कस्टमर से रिलेशनशिप बनाते टाइम जो लाइफ साइकिल होता है उसकी कौन सी स्टेज नहीं है, ये 4th नंबर पे आ जाएगी, कस्टमर एनोयंस, ये वाली स्टेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टैक्स लॉज डोनेशन टू अप्रूव्ड एंड नोटिफाइड एसोसिएशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च इज अलाउड एज। ये 2020 से 21 तक असेसमेंट ईयर है, जो वहाँ तक रहेगी 150% ऑफ द डोनेशन और उसके बाद चेंज हो जाएगी 100% ऑफ द डोनेशन। अगर ईयर वाइज पूछ रखा है तो 2021-22 के 100% ऑफ द डोनेशन बनेगी, अदरवाइज 150% ऑफ द डोनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमें थ्योरीज दी गई हैं प्रॉफिट की, हमें वो मैच मेकिंग करनी है उनके इकोनॉमिस्ट के साथ। तो रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दी है, हॉले ने दी है। इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट दी है, इनोवेशन थ्योरी शुम्पीटर ने। रेंट थ्योरी वाकर ने और डायनामिक थ्योरी क्लार्क ने। अगला है प्रबंध के 14 सिद्धांत जो हेनरी फ्यूल सर ने दिए हैं, उसमें जो 14th प्रिंसिपल है स्पिरिट डी कोर्प्स। यहाँ से क्वेश्चन है कि जो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो प्रमोट करता है टीम स्पिरिट को, हार्मोनी को, यूनिटी को, सहयोग को, एकता को, टीम भावना को जो प्रोत्साहित करता है, वो कौन सा प्रिंसिपल है, वो है स्पिरिट डी कोर्प्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहयोग की भावना। नेक्स्ट है गिवन गुड्स के बारे में कि ऐसी कौन सी कमोडिटी है जहाँ कंज्यूमर इस तरह से स्पेंड करता है कि उसका जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट है वो उसके पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के ऊपर हावी हो जाता है, जिसके कारण डिमांड कर पॉजिटिवली स्लोप करता है, तो वह गिवन गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के फॉर्मूले दिए गए हैं, डिफरेंट स्टेशन हैं उनके द्वारा जो दिए गए हैं, ये में मैच मेकिंग करना है। फर्स्ट है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एविएशन। सेकंड है बाउलेज मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस Q3 + Q1 माइनस में 2m डिवाइडेड बाय Q3 - Q1। और नेक्स्ट है परसेंटाइल का कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस परसेंटाइल P90 + P10 माइनस में 2P50 डिवाइडेड बाय P90 - P10। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग आर द इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर।
तो यहाँ पे 4 हमारे इवेंट्स हैं, एक इवेंट नहीं था। 4 इवेंट कौन से हैं? कस्टमर ओरिएंटेशन एंड एम्प्लॉइज़ पॉलिसीज़, सेकेंड है क्वालिटी ओरिएंटेशन, डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग स्टाइल्स, थर्ड है डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी, फोर्थ है रिएक्शन टू कॉम्पिटिटर्स एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड नेशन। ये 4 हमारे क्या हो जाएंगे? इवेंट्स हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पीटर एफ ड्रकर सर का एक कोटा यहाँ पे निकालना है जो जिसमें बताया गया है रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। तो वो क्या हो जाएगा? द एम ऑफ मार्केटिंग इज़ टू मेक सेलिंग सुपरफ्लिशियस। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें और दूसरे चैनल पर भी विजिट करें। इस चैनल की सारी प्लेलिस्ट को चेकआउट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।